नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना। विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम। यात्रा दोनों देशों के संबंधों को देगी नया आयाम। आज से संयुक्त राष्ट्र के ट्रूप कंट्रीब्यूशन कंट्रीज के प्रमुखों का एक ऐतिहासिक सम्मेलन राजधानी नई दिल्ली में शुरू। सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया संबोधित। वैश्विक शांति स्थापित करने में भारतीय सेना के योगदान को किया साझा। भारत ने गाजा युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति लाने के लिए ट्रंप के प्रयासों की सराहना। एक्स पर पोस्ट में इजरायली बंधकों की रिहाई का किया स्वागत। रिहाई का श्रेय उनके परिवारों के साहस और ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रयासों को दिया। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स वीवीपैट का पहला रेंडमाइजेशन सफलतापूर्वक किया पूरा। राष्ट्रीय और राज्य के मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। भारत ने वेस्टइंडीज से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीती। दूसरा टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से दी मात। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से संयुक्त राष्ट्र के ट्रूप कंट्रीब्यूशन कंट्रीज के प्रमुखों का एक ऐतिहासिक सम्मेलन राजधानी नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये आयोजन विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले 32 देशों के सैन्य नेतृत्व को एक मंच पर लाने वाला एक बड़ा कूटनीतिक और सामरिक आयोजन है। सम्मेलन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशन जीन पियरे लाक्रोआ शामिल हो रहे हैं। ऐतिहासिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वैश्विक शांति स्थापित करने में भारतीय सेना के योगदान को साझा किया। India, as one of the largest contributors to peacekeeping, has sent approximately 300,000 men and women across 51 missions out of the total 71 peacekeeping missions of the United Nations. These include our early deployments in Korea, that is 1950, Congo, 1960, to the current deployment of 9 out of 11 ongoing missions. While our troops have served with unflinching resolve, we have also gained invaluable experience which we are always willing to share with everyone. The Center for United Nations Peacekeeping in New Delhi, upgraded as a National Center of Excellence, has hosted many of your officers to engage on peacekeeping functions, thus fostering shared understanding and building interoperability. Hosting this conference in India is not only a privilege, but also a reaffirmation of our shared determination to strengthen cooperation and carry forward the noble mission of global peace. It also reflects Indian ethos of Vasudhaiv Kutumbakam. The word is one family, and that of Vishwa Bandhu, India as a friend to all. So friends, peacekeeping today faces challenges of unprecedented scale and complexity. The global order is almost an inflection point, marked by over 56 active conflicts and the involvement of nearly 90 nations. The infusion of disruptive technologies, the growing influence of non-state actors, hybrid warfare, and the scourge of disinformation have blurred the traditional boundaries of conflict. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संयुक्त राष्ट्र के ट्रूप कंट्रीब्यूशन कंट्रीज के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वैश्विक शांति की प्रतिबद्धता को स्थापित किया गया है। Friends, nowadays, some nations are openly violating the international rules. Some are trying to undermine it, while some want to create their own rules and dominate the next century. In all this, India, while advocating for the reformation of outdated international structures, stands strong in upholding the international rules-based order. For India, this is not just a talking point. Thousands of
Indians serve for the cause of peace and development under the UN flag. This is a prominent example that reflects India's principle of aligning promises with performance and the commitment to upholding international order. Friends, for India, peacekeeping has never been an act of choice, but an article of faith. From the very dawn of our independence, India has stood firm with the United Nations in the mission to maintain international peace and security. India is land of Mahatma Gandhi, where peace is deeply rooted in our philosophy of ahimsa, that is non-violence, and satya, that is. बढ़ते अगली खबर की ओर। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना की आज भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सोमवार को पहुंचे हुए हैं और भारत हवाई अड्डे पर नागर विमानन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने उनका स्वागत किया। तो आपको सीधे लिए चलते हैं इस मुलाकात के लिए। तो आपने तस्वीरें देखी कि मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे। मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगलवार यानी आज हैदराबाद हाउस में इस मुलाकात के साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे। बैठक से पहले सुबह राष्ट्रपति उखना राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शाम को राष्ट्रपति उखना से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मंगलवार यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हमारी दोस्ती के अगले दशक के लिए एक दूरदर्शी दिशा निर्धारित करेगी। इसके साथ ही उनका आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मंगलवार को उनसे अलग अलग मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति उखना 16 अक्टूबर को नई दिल्ली से रवाना होंगे। आइए एक विशेष वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भारत मंगोलिया संबंध के बारे में।
भारत ने गाजा युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति लाने के लिए ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली बंधकों की रिहाई पर खुशी जताई। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम 2 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आजादी, उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि है। हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शर्म अल शेख में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सह मेजबानी में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में निशिकांत दुबे ने बाल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने सोमवार को अफगानिस्तान और भारत में स्कूलों और छात्रों को निशाना बनाकर हमले करके संयुक्त राष्ट्र के बाल एवं सशस्त्र संघर्ष एजेंडे का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। भाजपा सांसद ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के CAC बाल एवं सशस्त्र संघर्ष एजेंडे का सबसे बुरा उल्लंघन करने वालों में से एक बताया और न केवल पाकिस्तान के भीतर बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के एक सत्र में बाल अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर भारत का वक्तव्य देते हुए निशिकांत दुबे ने बाल हेल्पलाइन जैसी पहलों और बाल तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से बाल अधिकारों को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों को मान्यता देने के लिए सदस्य देशों का धन्यवाद किया। मंडल बाल अधिकारों के विषयों पर अपनी प्रस्तुतियों के लिए जनादेश धारकों का धन्यवाद करता है, जिन्होंने भारत की महत्ता को स्वीकारा है। दूसरी ओर पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो CAC एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि CAC पर महासचिव द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट और साथ साथ चल रहे सीमा पार आतंकवाद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी सीमाओं से परे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा स्कूलों, विशेषकर बालिका विद्यालयों में स्वास्थ्य कर्मियों पर किए हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और अफगानिस्तान सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जांच ली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। भारत ने COP30 पूर्व बैठक में अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि COP30 को अनुकूलन का COP होना चाहिए और जलवायु प्रतिबद्धताओं को वास्तविक दुनिया की कार्रवाइयों में बदलने का आह्वान किया, जो कि लोगों के जीवन को सीधे तौर पर बेहतर बनाए। ब्रासीलिया में COP30 पूर्व मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में यादव ने कहा कि नवंबर में ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को एक मजबूत संकेत देना चाहिए कि बहुपक्षवाद वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आधारशिला बना हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पेरिस समझौते को अपनाए जाने के 1 दशक पूरे होने पर COP30 को एक दृढ़ राजनीतिक संदेश देना चाहिए कि बहुपक्षवाद वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आधारशिला बना हुआ है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग के सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहले चरण में भाग लेने वाले सभी 18 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी डीईओ ने ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच एफएलसी पूरी करने के बाद रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का संचालन किया। उन्होंने बताया कि रैंडमाइजेशन ईवीएम प्रबंधन प्रणाली ईएमएस का उपयोग करके किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इसे देखा, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता उजागर होती है। अधिकारियों ने बताया कि कुल 54,311 बैलेट यूनिट बीयू, 54,311 कंट्रोल यूनिट सीयू और 58,123 वीवीपीएटी मशीनें 121 विधानसभा क्षेत्रों में रैखिक रूप से आवंटित की गई हैं, जिनमें पहले चरण के लिए 45,336 मतदान केंद्र शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा ने व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा और असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तैयार की है। भारत की यात्रा पर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच संबंध पिछले कुछ महीनों में लगातार आगे बढ़े हैं और दोनों देश साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तंत्र को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister Modi noted during his meeting with Prime Minister Carney in Kananaskis, India's approach is to move forward with a positive mindset. This morning you have met the Prime Minister, you have heard from him personally about our vision of cooperation and how best to realize it. I should also take note of the fact that our national security advisors and their teams had a productive meeting on the 18th of September in New Delhi, which was an important first step towards enhancing our security cooperation. Our foreign ministries at the level of secretary or deputy minister also met on the 19th of September to review the overall relationship. Our trade ministers spoke recently, actually on the 11th of October. So when we look at Canada, we see a complementary economy, we see another open society, we see diversity and pluralism, and we believe that that is the basis for a close, sustainable and long-term cooperative framework. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक घटनाक्रमों और साझा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने माना कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच एक मजबूत और लचीला भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंध जरूरी है। दोनों महत्वाकांक्षी सहयोग रोडमैप पर सहमत हुए। Both sides for our meeting today have prepared an ambitious roadmap to advance our cooperation in various domains, including trade, investment, agriculture, science and technology, civil nuclear collaboration, AI, critical minerals and energy. I'm glad that the two High Commissioners have assumed their responsibilities in our respective capitals. Our responsibility as foreign ministers is to shepherd the process of rebuilding our cooperation and to ensure that it delivers on the expectations of our prime ministers and the interests of our people. It means not only taking initiatives in our particular jurisdiction, but to monitor and integrate interactions across the entire breadth of the government. I look forward to doing so, working closely with you. Minister, India and Canada have a long tradition of being active in world affairs. We are members of the G20 and the Commonwealth. Our convergences in the Indo-Pacific are notable. We are strong proponents of effective multilateralism, climate action, and SDG Agenda 2030.
We seek to de-risk the international economy today by forging strong partnerships of growing range and depth. बैठक में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने सुरक्षा मामलों में भारत के साथ प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें संबंधों को और मजबूत के महत्व पर सहमत हैं। I want to first and foremost extend my appreciation to you for the conversation that you and I have had since I was appointed as Canada's Minister of Foreign Affairs on May 13th. Equally, Prime Minister Carney was pleased to welcome Prime Minister Modi to the G7 summit in Kananaskis, where they had a productive bilateral engagement, which very much informs the conversation that we are having here today. I want to suggest that the cooperation that we have seen from your side and certainly very welcome. And today we'll be discussing the India-Canada joint statement, which is comprehensive and covers a number of issues that will allow us to continue the work to elevate the bilateral relationship. The words you spoke relating to the security dialogue, which while we elevate the relationship in areas of critical minerals, energy, AI, and climate, to name a few, will continue. The meeting that our officials had relating to security and law enforcement just a few weeks ago here was very productive, and that dialogue will continue. Both of our governments agree on the importance of those dialogues. Both of our governments agree on the importance of elevating the relationship going further. So this joint statement will discuss our mutual plans for re-engagement. It will inform Canadians and Indians alike that we are collectively committed to advancing this relationship now and in the long term, particularly when it comes to our mutual priorities in the Indo-Pacific. कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भारत यात्रा से द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति मिलेगी। ये यात्रा भारत कनाडा द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति देने के लिए जारी प्रयासों में योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस साल जून में G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा की अपनी यात्रा को याद किया और कहा कि उस दौरान उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बेहद सार्थक बैठक की थी। भारत और कनाडा के संबंधों में तेजी से प्रगति हुई है। जयशंकर आनंद बैठक में नया रोड मैप तैयार करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्तरों पर संवाद हुआ। AI सहित विभिन्न क्षेत्रों पर प्रारूप तैयार किए गए। दोनों देश प्रभावी बहुपक्षवाद और जलवायु कार्रवाई के समर्थक रहे हैं। कनाडा की मंत्री की भारत यात्रा, कनाडाई विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात की उसे बहुत ही सार्थक मानी जा रही है। भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है। भारत ने 121 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट से खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी के मुकाबले वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने फॉलो ऑन के बाद दूसरी पारी में अच्छा मुकाबला किया। वेस्ट इंडीज ने जॉन कैंपबेल और शाई होप के शतकों की बदौलत दूसरी पारी में 390 रन का स्कोर खड़ा किया और भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने KL राहुल के अर्धशतक की मदद से ये लक्ष्य हासिल किया और KL राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं साई सुदर्शन ने 39 रन की पारी खेली। भारत ने पहला टेस्ट मैच एक पारी और 140 रन से जीता था। इस तरह से भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत लिया है।
कुलदीप यादव के लिए दिल्ली टेस्ट मैच काफी यादगार रहा। कुलदीप ने टेस्ट मैच में कुल 8 विकेट लिए और टेस्ट सीरीज में 12 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे। कुलदीप इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। जडेजा ने इस सीरीज में 8 विकेट लिए और 124 रन बनाए। दिल्ली टेस्ट मैच में जडेजा ने 4 विकेट लिए थे, वहीं पहले टेस्ट मैच में भी उनके नाम 4 विकेट दर्ज हैं। इस सीरीज में जडेजा ने 1 शतक भी लगाया था। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।